गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। अभी संसद का जो है बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का भाषण होता है। राष्ट्रपति के भाषण से ही बजट सत्र की शुरुआत होती है। तो मैंने आपको बताया भी था कि 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति ने संसद के पटल पे क्या भाषण दिया, और इनका राष्ट्रपति का भाषण बेसिकली सरकार की नीति होती है। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे और तीसरा बजट। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे हमने वीडियो बनाया था, आप लोग देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था उसका धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा है। तो धन्यवाद प्रस्ताव पे जो बेसिकली चर्चा होती है तो पक्ष और विपक्ष अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। विपक्ष ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, पक्ष अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। कांग्रेस ने तय किया है कि 100 साल तक शासन में नहीं आना, पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ पॉइंट आप खोज कर निकाल सकते हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। और यही हमें सीखने की आवश्यकता है कि किसी न्यूज़ से किस पॉइंट को हम निकालें, किस पॉइंट को हम निचोड़ें कि जो हमारे एग्जाम में काम दे सकता है। मसलन यहाँ पे लोकल फॉर वोकल अभियान की चर्चा किया गया है। और लोकल फॉर वोकल अभियान, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि कांग्रेस इसका मजाक क्यों बना रही है, क्यों बना रही है, ये गांधी जी के सपनों का परिलक्षण है। तो गांधी जी के सपनों को प्रतिबिंब है लोकल फॉर वोकल अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो सरकार ने शुरू किया था, वो भी कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी के जो सपना है उसी की सपना के एक दृष्टिकोण है। गांधी जी का ही एक दृष्टिकोण था आत्मनिर्भर भारत। गांधी जी ने, अगर गांधी जी के बारे में आप पढ़ेंगे, गांधी जी के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत को लेकर के उन्होंने विशेष तौर पे ध्यान दिया था, विशेष तौर पे चर्चा की थी। और कहीं कि लोकल फॉर वोकल अभियान भी कहीं कि उसी से संबंधित है, तो इसको इस रूप में जोड़ सकते हैं। दूसरा यह है कि 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में। तो क्या आज तक गरीबी हटी क्यों नहीं? अगर 1971 में, 1971 में ये नारा दिया गया था, ये काम किया गया था कि गरीबी हटाओ, तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि आज तक गरीबी हमारे देश से समाप्त क्यों नहीं हुई? इसके मूल कारण क्या है और उसका समाधान क्या है? ये मेंस पर्सपेक्टिव से अधिक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट की चर्चा किए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो कि ऑलरेडी बजट पे जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे हमने चर्चा किया है इसका। एक तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत के अगर विकास दर को देखा जाए तो करेंट ईयर का जो विकास दर वो होगा 9.2%। अगले साल की विकास दर की बात करूँ तो 8 से 8.5% के बीच में सरकार ने प्रिडिक्ट किया। तो इस वर्ष 2021-22 का 9.2% रहेगा, 22-23 का 8 to 8.5% विकास दर रहेगा, जो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को शुमार करती है। तीसरा है कि कोरोना के काल में भी किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार किया, फसल का रिकॉर्ड पैदावार हुआ है। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त में राशन दिया गया है। और रक्षा सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। ऑलरेडी इस पे डिटेल से चर्चा किया गया बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। हमने भी वहाँ पे चर्चा किया था कि किस तरह से भारत रक्षा सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है। इसको लेकर के एक एडिटोरियल में भी कुछ पॉइंट दिया हुआ रक्षा सेक्टर को, तो वहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर शांति बनी जेएनयू की पहली महिला कुलपति। तो ये आपको
पिक्चर में दिख रहा है ये प्रोफेसर शांति हैं, प्रोफेसर शांति श्री हैं। जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर शांति श्री। अगर जेएनयू के पहले, इससे पहले जो जेएनयू के कुलपति थे उनका नाम था प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया चेयरमैन बना दिया गया है और उसकी जगह पे प्रोफेसर शांति श्री को जेएनयू का नया कुलपति बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने चुकाए 41,415 करोड़ रुपए। देखिए इसकी चर्चा भी बजट में किया गया और बजट में इस बार क्या टारगेट फिक्स किया गया है कि 80 लाख घर के निर्माण का टारगेट फिक्स किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में बजट में 80 लाख नए घर बनने का टारगेट लिया गया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास एग्जाम वैसे भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जून 2015 में इसकी शुरुआत किया गया था। और यहाँ पे दूसरा ये जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने में भारत दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? चाइना। पेरिस में कुछ हमने आवश्यक कमिटमेंट किया था। भारत को इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए 2015 से लेकर के 30 तक $2.5 ट्रिलियन की ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशन में ये पैसा आएगा कहाँ? तो इसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है। ग्रीन बॉन्ड का सिंपल मतलब ये होता है कि वैसा बॉन्ड जिसका इन्वेस्टमेंट ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए किया जा सकता है। मसलन सौर ऊर्जा परियोजना के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया जा सकता है। मसलन कहीं मान लीजिए प्लांटेशन लगाना, कहीं वन लगाना है तो उसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया जा सकता है। तो ऐसी परियोजना जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो और उसके लिए जो फंड रेज किया जा सकता है, जो बॉन्ड जारी किया जा सकता है, उसे कहा जाता है ग्रीन बॉन्ड। अभी विश्व में देखेंगे तो सबसे अधिक चीन ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और उसके सेकंड नंबर पे भारत का नंबर है। आरबीआई की नीतियों पे दिखेगा महंगे क्रूड का असर। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग होने वाली है। यूपीएससी का पेपर अगर देखेंगे आप तो एमपीसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा और बीपीएससी में इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा, हर जगह एमपीसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक समीक्षा नीति या मौद्रिक नीति समीक्षा। एमपीसी बेसिकली 6 सदस्यीय समिति है। इस 6 सदस्य में 3 सदस्य जो होते हैं आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं सरकार की तरफ से होते हैं। आरबीआई की तरफ से जो 3 सदस्य होता है उसमें एक सदस्य होता है आरबीआई का अध्यक्ष, आरबीआई का गवर्नर और आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो बेसिकली एमपीसी कमेटी का अध्यक्ष होता है। तो 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य सरकार की तरफ से, 3 सरकार सदस्य आरबीआई की तरफ से और ये जो 3 सदस्य है इसी में एक सदस्य होता है आरबीआई का गवर्नर जो इस समिति का एमपीसी का अध्यक्ष होता है। अब प्रत्येक 2 महीने में एमपीसी की मीटिंग होती है। तो साल में कितनी मीटिंग होगी? तो साल में टोटल 6 मीटिंग होती है। तो एमपीसी की मीटिंग मंगलवार से शुरू होने वाली है और गुरुवार को उसका डिसीजन आएगा। जो भी डिसीजन आएगा उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। निजीकरण पे अपनी नीति पर केंद्र सरकार कायम। निर्मला सीतारमण। निजीकरण को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और निजीकरण आज की योजना नहीं है। 1991 में आई थी नई आर्थिक नीति देश में आया था और उसी समय में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था या निजीकरण की चर्चा किया गया था कि सरकार जो है सीमित जगह पे काम करेगी या सरकार जो अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा।
जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। तो ये सारे के सारे जो परियोजना बेसिकली सरकार लेकर आई है वर्तमान में, वो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए आई है। अच्छा, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट यह है कि निजीकरण का कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। तो निजीकरण के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, उस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। सेवा क्षेत्र ही देगा रोजगार को सहारा। भरत झुनझुनवाला का एडिटोरियल बहुत अच्छा एडिटोरियल होता है, मैं तो उसका फैन हूँ। जब भी एडिटोरियल आता है मैं पढ़ता हूँ इसका, और काफ़ी परफेक्ट एडिटोरियल होता है। देखिए, एडिटोरियल पढ़ने का मतलब क्या होता है कि एडिटोरियल से कुछ पॉजिटिव पॉइंट आप निकालिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट निकालिए और कुछ समाधान निकालिए, तभी एडिटोरियल पढ़ने का मजा आएगा। पॉजिटिव पॉइंट भी होना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट भी होना चाहिए और समाधान भी होना चाहिए। इन तीनों का जिक्र इन्होंने किया। बजट को लेकर के ये चर्चा की है, बजट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताया। बजट का पहला पॉजिटिव पॉइंट ये बताया इन्होंने कि डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी इस बार बजट का पॉजिटिव पॉइंट। और डिजिटल करेंसी की आवश्यकता हमारे देश को क्यों है? क्योंकि जो नोट छापते हैं, नोट छापने में आपको खर्च आता है। नासिक में नोट छापते हैं, नोट छापने में खर्च आता है। नोट छापते हैं तो जो पेपर का यूज होता है, वो पेपर के लिए पेड़ को काटना पड़ता है, तो पर्यावरण का नुकसान होता है। तो नोट छापने के लिए पेपर जो है आता है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होता है, पेड़ को काटना होता है, तभी जाकर के पेपर बनते हैं। तो इसलिए, और नोट क्या होता है कि कहीं ना कहीं सड़ भी जाता है, गल भी जाता है, वो लगातार घर्षण का शिकार होते रहता है। तो इसलिए आवश्यकता था डिजिटल करेंसी की। इसको ट्रैक करना बहुत आसान है। इसका वर्तमान में ऑनर मान लीजिए मैं हूँ, कल के डेट में डिजिटल करेंसी मैंने आपको ट्रांसफ़र किया, तो आरबीआई के पास एक डाटा रहेगा, या आरबीआई के पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि ये जो डिजिटल करेंसी है, ये 500 रुपये का नोट है डिजिटल करेंसी, ये अभी इस व्यक्ति के पास नहीं, अब इस व्यक्ति के पास। क्या 500 रुपये का जो नोट है, उस नोट को आरबीआई ट्रैक कर सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन 500 रुपये का जो डिजिटल करेंसी है, उसको आरबीआई ट्रैक कर सकती है। तो इससे क्या होगा? इससे भ्रष्टाचार पे भी कमी होगा और इससे काले धन पे भी कमी होगा। काले धन और भ्रष्टाचार दोनों में इसको लेकर के कमी होगा। तो एक तो डिजिटल करेंसी पॉजिटिव पॉइंट है, और दूसरा इन्होंने चर्चा किया है कि रक्षा सेक्टर में पिछले वर्ष भारत ने जितना खरीदारी किया था, उसमें 58% खरीदारी भारत सरकार ने घरेलू खरीद से किया था, यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया था। यानी लोकल जो अपनी कंपनी, भारत की कंपनी, उससे 58% खरीद किया था पिछले वर्ष। इस वर्ष इसको बढ़ा करके 68% कर दिया। यानी भारत जितनी खरीद करेगी 2022-23 में, उसका 68% इंडिया से ही परचेज करेगी, इंडियन कंपनी से ही परचेज करेगी जो भारत में काम कर रही है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया। तो ये तो चर्चा इन्होंने पॉजिटिव किया। अब निगेटिव में इन्होंने कहा है देखिए, इन्होंने नेगेटिव में कहा है कि बाजार का जो चक्का है उसको घुमाने के लिए दो तरह की पॉलिसी यूज होता है बेसिकली। तो एक तो पॉलिसी होता है सप्लाई पॉलिसी और दूसरा होता है डिमांड पॉलिसी। डिमांड पॉलिसी क्या होता है? तो डिमांड पॉलिसी वैसे पॉलिसी को कहा जाता है कि मार्केट में डिमांड आता है, तो उसके बाद डिमांड को आप पूरा कीजिए। जैसे एक आलू की बिक्री होनी है, आलू की बिक्री है, मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं जो कि आलू को परचेज करने वाले हैं, 100 लोगों को मांग कर रहे हैं कि हमको आलू चाहिए। तो यहाँ पे किसान क्या करेगा कि आकर के इन 100 लोगों को बेच देगा। तो डिमांड आधारित ये पॉलिसी होती है, डिमांड आधारित ये पॉलिसी होती है। दूसरा पॉलिसी होती है कि सप्लाई आधारित पॉलिसी होती है कि किसान यहाँ आकर के जो है आलू रखेगा, जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है नहीं ले। यानी किसान आकर पहले से आलू यहाँ पर रख देगा, जिसको लेना है आकर ले लीजिए। सप्लाई का कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहिएगा उतना आलू मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग जो है आलू परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अधिक इंपॉर्टेंट कौन होता है?
इम्पॉर्टेंट होता है डिमांड आधारित पॉलिसी। अगर मान लीजिए किसान आलू लेकर आ चुका मार्केट में और पता चला लोग परचेज करने के लिए नहीं आया, तो ऐसे कंडीशन में किसान को नुकसान हो जाएगा। तो सप्लाई आधारित पॉलिसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिमांड आधारित पॉलिसी। और डिमांड इकोनॉमी में तभी क्रिएट होता है जब इन्वेस्टमेंट होता है, जब निवेश होता है। डिमांड तभी क्रिएट होता है जब रोजगार होता है। लोगों के पास पैसा होगा तभी तो डिमांड क्रिएट होगा ना। और लोगों के पास पैसा होने के लिए रोजगार की आवश्यकता है। आपके पास नौकरी होगा तभी तो आपको पैसा होगा ना। और आपके पास पैसा होगा तभी कहीं के आप सामान परचेज कर पाएंगे, डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो राइटर का कहना है कि सरकार की जो सबसे बड़ी खामी है वो खामी है रोजगार। सरकार जो है रोजगार पे चर्चा इस बजट में नहीं किया। और जब तक रोजगार नहीं होगा, कल भी मैंने इकोनॉमिक साइकिल की चर्चा किया था कि लोगों के पास अधिक से अधिक मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार होगा, तो क्या होगा, अधिक से अधिक सेविंग होगा, पैसा होगा। अधिक से अधिक सेविंग होगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा। अधिक से अधिक निवेश करेगा तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक फिर एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये जो इकोनॉमिक साइकिल है ये मूव करता रहता है। तो इस इकोनॉमिक साइकिल को मूव करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मूव करने के लिए आवश्यकता है कि हमें रोजगार देने की, जिसकी चर्चा इस बजट में नहीं किया गया। तो रोजगार की चर्चा इस बजट में नहीं किया गया। बिना रोजगार के मांग क्रिएट नहीं होगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगा। डिमांड आधारित अर्थव्यवस्था हमें बनाना है तो उसके लिए आवश्यकता है कि हमें रोजगार को बढ़ावा देना होगा। और आंकड़े बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार घट रहे हैं, यानी विनिर्माण क्षेत्र में, यानी उद्योग धंधा में रोजगार घट रहा है, ये आंकड़े बताते हैं। तो आवश्यकता किस बात की, अब समाधान क्या? तो समाधान, राइटर का कहना है कि समाधान ये है कि सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो रोजगार क्रिएट हो सकता है वो सेवा सेक्टर में हो सकता है, यानी टीचिंग में। मान लीजिए सेवा सेक्टर क्या होगा, टीचिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, उसके बाद आईटी उद्योग हो गया, ये सारे के सारे सेवा सेक्टर हैं। तो इसमें मांग क्रिएट हो सकता है, इसमें रोजगार क्रिएट हो सकता है। तो आवश्यकता है कि हमें इंटरनेट आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सेवा आधारित रोजगार को बढ़ावा देना। तो उम्मीद करता हूं कि ये एडिटोरियल आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में क्या है, पॉजिटिव भी दिया हुआ, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी दिया हुआ और कुछ समाधान भी दिया हुआ। तो इस तरह का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए चीन की कर्ज नीति जिम्मेदार रिपोर्ट। ऑलरेडी हम लोग भी लगातार डिस्कस करते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक में भी चर्चा किया गया है कि श्रीलंका के वर्तमान में जो आर्थिक संकट है उसके लिए चीन की नीति जिम्मेदार है। ये लगातार चर्चा होती है, हम लोग भी चर्चा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।